पिंकी खुद को किसी रानी से कम नहीं समझती थी। पिंकी हमेशा से ही ऐसे रहती जैसे वो कहीं की रानी या महारानी हो। ऐसे ही एक दिन पिंकी खाने का इंतजार कर रही होती है। तभी पिंकी की माँ रात का बचा हुआ चावल और सुबह की आलू टमाटर की सब्जी लेकर आती है और पिंकी को देती है। ये देखकर पिंकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खाना खाने से साफ मना कर देती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना। माँ, आपको पता है ना, मैं 5 तरह का खाना खाती हूँ। फिर क्यों आप ये ले आई मेरे लिए? मुझे और भी कुछ चाहिए होता है खाने में। अरे ओ, नवाबों के घर में पैदा नहीं हुई है तू, और ना ही तेरा बाप कोई कोठी या महल छोड़ गया है अपने पीछे तेरे लिए। जो बना है वो चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। माँ, आप मुझसे ऐसे जिद नहीं कर सकती हो, और आप ऐसा खाना मुझे खाने को भी कैसे कह सकती हो? आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैंने 5 तरह का खाना ना खाया हो? मेरे लिए आप अभी 5 तरह का खाना बना कर लाओ। मुझे भूख लग रही है और मुझे वही खाना है। सब्जी इतनी महंगी हो रही है और इस महारानी को 5 तरह का खाना चाहिए। यहाँ तो लोग 2 दिन का बासी खाना भी खा लेते हैं, और तू है एक कि जिसके नखरे ही नहीं खत्म होते। देख, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, खाना है तो यही चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलने वाला है। वैसे भी मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। माँ, आपका तो हर वक्त ही दिमाग गर्म रहता है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपका दिमाग ठंडा हो? एक काम कर, आज तो खाना ही मत खा। बहुत नखरे सूझ रहे हैं ना तुझे। आज तुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। कर ले, जितने नखरे करने हैं तुझे कर। बड़ी आई 5 तरह का खाना खाने वाली। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ आपके खाने के लिए। पिंकी की माँ तो 5 तरह का खाना देने से मना कर देती है, लेकिन पिंकी कहाँ ही मानने वाली थी। पिंकी तुरंत बाहर से खाना मंगवाती है, जिसमें कढ़ी, चावल, रोटी, पनीर की सब्जी और दाल होती है, और वो सब पिंकी खा रही होती है। कुछ देर बाद वापस जब पिंकी की माँ उसे खाना पूछने जाती है तो ये सब खाता हुआ देखती है, तो पिंकी की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हो गई तसल्ली? अरे कभी तू मेरी कोई बात ध्यान से क्यों नहीं सुनती है? जरूरी है क्या हमेशा अपनी मनमानी करना? पता भी है बाहर कितनी महंगाई हो रही है, और इतनी महंगाई में तूने बाहर से खाना मंगवा लिया। कितने का आया ये खाना? बहुत सस्ता आया है ये तो, बस 300 में ही आ गया। क्या 300? हे भगवान, इस लड़की ने तो ठान ही लिया कि हमें सड़क पर लाना है। अरे क्यों तू इतना खर्चा करती है? 300 में कितनी सब्जियां आ जाती, कुछ पता भी है? हाँ तो माँ, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। पता नहीं लोग भी कैसे ही जी रहे हैं। अरे जब हर कोई कमा ही इसलिए रहा है कि वो अपना पेट पाल सके। देखो, जब वो अपने मनपसंद की चीज खा ही नहीं सकते महंगाई के कारण, तो वो कमा ही किस लिए रहे हैं? अच्छा है भगवान ने ऐसी सोच बस तुझे ही दी है, वरना मेरा घर तो बर्बाद की राह पर दिख ही रहा है। अगर तेरी जैसी और भी बहुत हो जाती तब तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाती। मैं भी किस मूर्ख को समझा रही हूँ, इसके दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, गोबर। कहाँ इसे मेरी कोई बात समझ आने वाली है? हाँ, नहीं आती मुझे आपकी बात कोई भी समझ में, तो समझाते ही क्यों हो? अरे हद है, जब देखो आप सुनाती ही रहती हो। अरे हर इंसान अलग होता है, इंसान की पसंद अलग होती है। पिंकी की अक्सर अपनी माँ से इसी बात के लिए बहस होती रहती थी, लेकिन कभी भी पिंकी को ये नहीं लगता था कि वह गलत है। उसे हमेशा ही अपनी माँ की गलती लगती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पिंकी की माँ सूरज नाम के लड़के से पिंकी की शादी कर देती है। पिंकी शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है और सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है। ये देख पिंकी की सास खुश रहती है पिंकी से। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो काफी सारा खाना बच जाता है, और पिंकी वो खाना फेंकने के लिए जा रही होती है कि तभी वहाँ पिंकी की सास मनोरमा आ जाती है और बचा हुआ खाना देख लेती है। अरे बहू, इतना सारा खाना, ये इतना सारा खाना कैसे बच गया? माँ जी, जब घर में 5 तरह का खाना रोज बनेगा तो कई बार खाना ऐसे ही बचा करेगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं इसे फेंकने ही जा रही हूँ। बहू, ऐसे खाने का अपमान अच्छा लगता है क्या? इतना ज्यादा खाना वेस्ट क्यों कर रही है? अब क्या करेगी इसका तू? कहीं फेंक तो नहीं देगी? और नहीं तो क्या, अब ये खाना घर में कोई और तो खाएगा नहीं, तो अब आप खुद ही बताओ ना, इस खाने का क्या करूँ मैं? फेंकना तो पड़ेगा ही ना। बहू, कल से अब तू कम ही खाना बनाया कर।
इतना अन्न बर्बाद करना अच्छा नहीं होता। 2 रोटी कम जरूर खा लेंगे, लेकिन अन्न का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। अपनी सास की बात पिंकी सुन तो लेती है, लेकिन मानती नहीं है। पिंकी अब भी वही करती है जो उसका मन करता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से पिंकी 5 तरह का खाना बनाती है। ये देखकर मनोरमा की पड़ोसन काफी तारीफ करती है। अरे मनोरमा, तूने तो बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी बहू मिली है, जो बताओ 5 तरह का खाना बनाती है। वैसे मनोरमा, तू तो अपनी सहेली को भूल ही गई है। लगता है तू मुझे अपनी सहेली मानती ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तू आखिर ऐसा बोल क्यों रही है? अरे मैं तुझे अपने दिल से सहेली मानती हूँ और तू मेरी दोस्ती पे शक कर रही है। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? और नहीं तो क्या। अब तू खुद बता कि आज तेरे घर में इतनी बढ़िया दावत बनी है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। सच में मनोरमा, तूने बहुत ही बुरा किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में कोई दावत नहीं है। दावत नहीं है तो ये अलग अलग तरह का खाना क्यों बनाया है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये तो तूने मेरे लिए बनाया नहीं होगा। अब तू खुद बता, इतना बनाया क्यों है? मैं सच बोल रही हूँ, आज कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरी बहू ने किया है। और पिंकी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इतना सारा खाना मत बनाया कर। आज फिर तूने 5 तरह का खाना बना दिया। तो तू इसमें अपनी बहू को क्यों सुना रही है? तेरी बहू तेरा खाने पीने का इतना अच्छा ध्यान रख रही है। अब तू खुद ही बताना, इतना अच्छा खाना सामने रखा होगा तो भूख लगेगी क्यों नहीं? तेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है, ऊपर से तू उसे सुना रही है। इसी बात का तो अफसोस है कि मेरी बहू बिना कुछ सोचे समझे इतना सारा खाना बनाती है। अरे इंसान का पेट है, सूखी रोटी में ही भर जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा खाने से मन भी भर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा अच्छा खाना खाएं। देख, ये तेरी सोच है, लेकिन तेरी बहू की सोच में जरा भी बुराई नजर नहीं आई मुझे। हाँ, तुझे क्यों कमी लगेगी? आखिर जिस पे बीतती है उसे ही पता चलता है। मनोरमा अब तक अपनी बहू को ऐसे ही कई बार समझा चुकी थी। कई बार तो बहुत प्यार से समझाया था, लेकिन पिंकी एक बार नहीं सुनती है। कुछ दिनों बाद फिर से काफी सारा खाना बच जाता है और जब पिंकी वो फेंकने के लिए लेकर जा रही होती है तो मनोरमा उसे टोक देती है। बहू, इसे फेंकना नहीं है। क्यों माँ जी, ये तो बच गया है ना, अब हम इसका क्या करेंगे? बहू, इसका जो भी करना है मैं वो कल बता दूंगी। मनोरमा के कहने पर पिंकी खाना नहीं फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मनोरमा वही खाना पिंकी को खाने को देती है। माँ जी, ये क्या? कल तो आप इस खाने को फेंकने से मना कर रही थी ना, और अब इस खाने को मुझे खाने को क्यों दे रही हो? ये खाना मैं कैसे खाऊंगी? बहू, तुझे ही तो 5 तरह का खाना चाहिए होता है ना, तो अब से ये बासी खाना तू ही खाएगी। ये भी तो 5 तरह का ही होता है ना। मनोरमा अब हमेशा ही पिंकी को बचा हुआ खाना खिलाने लग जाती है, जिसकी वजह से पिंकी 5 तरीके का खाना खाना छोड़ देती है। रूबी बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसे नेकलेस पहनने का बहुत शौक था। वो अपनी मम्मी के हार भी अक्सर पहन लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो मैगजीन देख रही थी, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड के नेकलेस के पिक्चर्स थे। उन्हें देखकर उसका मन करता है कि वो भी ये सब पहने। उसके परिवार में उसकी मम्मी शिखा और पापा पप्पू रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड स्नेहा उनके घर अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन देने आती है। रूबी, कल मेरी एंगेजमेंट है, टाइम से आ जाना। सारा काम तुझे ही करना है और नहीं आई ना तो मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगी, देख लियो। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं तेरी सगाई में जरूर आऊंगी और इतनी खूबसूरत बनकर आऊंगी ना कि मेरा होने वाला जीजू तो मेरा दीवाना हो जाएगा। अच्छा बेटा, ऐसा करेगी है? ठीक है फिर जब तेरी शादी होगी ना तो मैं तेरा दूल्हा ही मंडप से लेके भाग जाऊंगी। अच्छा, तो मैं शादी नहीं करूंगी, ना दूल्हा होगा ना तू लेके भागेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय रूबी। पागल, मार क्यों रही है? इस तरह मस्ती करते हुए स्नेहा अपने घर चली जाती है और रूबी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है ना कि कल मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है, तो मुझे मेरे ब्लू कलर के लहंगे के मैचिंग का नेकलेस दे दो जल्दी से। ठीक है, दे दूंगी, तो चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे अभी दो, अभी के अभी दो, मुझे सब्र नहीं हो रहा। रूबी अपनी माँ के पीछे पीछे जाती है और वो उसे अपने सारे नेकलेस निकाल कर दिखाने लगती हैं।
और उसे अपने लहंगे से मैचिंग एक नेकलेस मिल जाता है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट में जाने के लिए उस नेकलेस को पहनकर तैयार हो जाती है और एंगेजमेंट वेन्यू पर पहुंचती है, जहां वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। ये कांग्रेचुलेशन भूतनी, और जीजू आपको भी फाइनली हो ही गई आप दोनों की एंगेजमेंट। थैंक यू यहाँ आने के लिए और मेरी तारीफ करने के लिए। अब ये बताओ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? कैसी दोस्त है यार, मैं आ गई वही तेरा गिफ्ट है, फिर भी गिफ्ट गिफ्ट मांगे जा रही है। अच्छा बाबा सॉरी, गाड़ी में रखा है तेरा गिफ्ट, अभी लेकर आती हूँ। रूबी उन दोनों को गिफ्ट देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। सेरेमनी खत्म हो जाती है और रूबी वापस घर आ जाती है। वक्त बीतता जाता है। रूबी का मन करता है कि वो अपने पास नेकलेस कलेक्शन बनाए, जिसके लिए वो धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। वो एक मॉल के ज्वेलरी शोरूम में चली जाती है, अपने लिए बहुत सारे नेकलेस पसंद भी कर लेती है और उनको ले लेती है। तभी उसकी नजर एक सुंदर से सेट पर पड़ती है और वो स्टाफ से पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये नेकलेस तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वाओ, प्लीज वो वाला दिखाइए ना मुझे एक बार। सॉरी मैम, बट ये लास्ट पीस था जो सोल्ड हो गया है। प्लीज आप ये नेकलेस मुझे दे दीजिए ना, मेरे कलेक्शन में ऐसा एक भी नेकलेस नहीं है। मैं आपको इसके डबल पेमेंट देने के लिए भी तैयार हूँ। सॉरी मैडम, आई कांट हेल्प यू। अगर आपको चाहिए तो जिन्होंने लिया है उनसे बात कर लीजिए आप। मुझे बताइए कहाँ मिलेंगे वो रहे, वो सर आ गए। तभी वहाँ जिगर आ जाता है, जिसने वो नेकलेस खरीदा होता है। रूबी उसे देखकर उसे बोलती है, हाय आई एम रूबी, और आपने जो नेकलेस लिया है वो मुझे बेहद पसंद आया है। प्लीज आप कोई और नेकलेस ले लीजिए ना और मुझे वो दे दीजिए प्लीज। हेलो, आई एम जिगर। सॉरी टू से बट ये नेकलेस मैंने अपनी मॉम के लिए लिया है। ओह इट्स ओके जिगर, नाइस टू मीट यू, बाय। जिगर उस लड़की को उदास देखकर बहुत ही बुरा फील करता है और उसे रोकते हुए कहता है, हे मिस रूबी, रुकिए। हाँ जी। ये लीजिए, ये आप रख लीजिए, मैं दूसरा ले लूंगा। ओह नो नो, इट्स ओके, ये आपने अपनी मदर के लिए लिया है ना? इट्स ओके, आप रख लीजिए, मैं अपनी मॉम के लिए दूसरा ले लूंगा। उन्होंने ये नेकलेस नहीं देखा है, लेकिन आपने देखा है, इसलिए आप ही इसे ले लीजिए। थैंक यू सो मच जिगर, यू आर सो स्वीट। इफ यू डोंट माइंड, आप अपनी मदर को ये वाला नेकलेस गिफ्ट कर दीजिए, ये मैंने खरीदा है स्पेशली उनके लिए। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो हम पास के कैफे में जाकर कॉफी पी सकते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। दोनों एक कैफे में जाकर कुछ देर एक दूसरे से बातें करते हैं। जिगर को रूबी से बातों ही बातों में प्यार हो जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, तो वहीं रूबी भी उसे पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों मिलकर एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं और घर वालों की रजामंदी से उनकी बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। धीरे धीरे रूबी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही एक दिन रूबी की सास कंचन उसे बुलाती है और कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। जी माँ जी कहिए। ये देख बहू, अब से ये तेरी अमानत है। ये 2 हार हैं, एक पुश्तैनी है और दूसरा मैंने अपनी तरफ से तुझे दिया है, और इनको हमेशा संभाल कर रखना। पर माँ जी ये तो। पर वर कुछ नहीं बहू, अब से ये तेरी जिम्मेदारी है। ओ थैंक यू माँ जी। और हाँ, इसके पीछे एक और मतलब है। ये हार मैंने तुझे इसलिए दिया है ताकि तू अपनी मुंह दिखाई में यही हार पहनेगी और सब लोग मेरी बहू को देखते ही रह जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी। और एक बात कहूँ, ये दोनों हार बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है, अब मुझे अपने हाथ से बनाकर पकोड़े तो खिला दे। कुछ देर बाद रूबी अपनी माँ जी के लिए पकोड़े बनाकर देती है। अगले ही हफ्ते कंचन रूबी की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। दोपहर के 2 बज जाते हैं। रूबी अपने कमरे में हार को पहनकर ट्राई करती है और वो नेकलेस उतार कर रख देती है कि उसके हाथों से पुश्तैनी वाला हार गिरकर टूट जाता है और सारे मोती बिखर जाते हैं। ये देखकर रूबी घबराते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अगर माँ जी ने इस हार को इस हालत में देख लिया
वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगी। क्या करूँ 2 घंटे बचे हैं अभी भी मुंह दिखाई की रस्म में। जल्दी से इसे ठीक करवा देती हूँ। रूबी उस हार के मोती लेकर छुपते छुपाते घर से बाहर निकल जाती है और ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचती है और ज्वेलर को कहती है, सुनिए भैया, एक इमरजेंसी है। ये हार मुझसे गलती से टूट गया है, प्लीज आप इसे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। मुझे 4 बजे से पहले चाहिए ये हार। मैडम 4 बजे तक हो जाएगा। ज्वेलर उस हार को ठीक करने की कोशिश करता है। तब तक रूबी अपने पति जिगर को ये सब बता देती है और उसका इंतजार करती है। करीबन 3:30 बजे रूबी ज्वेलर से काम जल्दी करने को बोलती है। यहाँ जिगर भी जल्दी से रूबी के पास पहुँचता है और उसे घर भेज देता है। रूबी घर पहुँच जाती है और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और रूबी लंबा सा घूंघट करके अपनी सास के साथ नीचे आकर मेहमानों के आगे बैठ जाती है। एक एक करके सब उसकी गोद में शगुन का नारियल रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में कंचन उसका घूंघट उठाने वाली होती है कि तभी जिगर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ रुकिए, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं इसका घूंघट उठाऊंगा प्लीज माँ, और 2 मिनट के लिए मुझे इससे कोई जरूरी बात भी करनी है। इस तरह जिगर रूबी को जल्दी से वापस फंक्शन में ले आता है और दोनों मुंह दिखाई में शामिल हो जाते हैं। साथ ही रस्म भी शुरू करते हैं। सब रूबी को आशीर्वाद देते हैं और उसके पहने हुए हार की भी बहुत तारीफ करते हैं और मुंह दिखाई की रस्म पूरे रीति रिवाजों के साथ पूरी हो जाती है। और इस तरह रूबी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नेकलेस वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे अलग अलग तरीके के नेकलेस पहनना बहुत ही ज्यादा पसंद हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। रुचि एक बहुत ही खूबसूरत पर तेज तर्रार किस्म की लड़की थी और गुस्सा तो उसकी नाक पर धरा रहता था। वो अपनी माँ निशा और पिता अमरीश के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके घर वाले उसके गुस्सा होने वाली इस आदत से बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि जब भी कोई उसका रिश्ता लेकर आता वो उन्हें मार पीट कर और गालियाँ देकर भगा दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही रुचि की दोस्त उससे मिलने उसके घर जाती है और उससे कहती है, तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहते हैं और तू इनकी इंसल्ट करके इनको भगा देती है। यार मैं क्या बताऊँ तुझे, जब भी मैं उन लोगों की शक्ल देखती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तू कभी शादी नहीं करेगी, मतलब है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, जब होनी होगी तब हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मालिनी रुचि को अपने साथ मनाली घुमाने ले जाती है ताकि उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाए और वो गुस्सा करना कम कर दे। वहाँ उनकी मुलाकात नितिन से होती है। नितिन भी दिल्ली से मनाली घूमने आया होता है और वो एक बहुत ही बड़ा और नामी आदमी होता है और दिखने में काफी हैंडसम। उसे देखकर रुचि के मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, बट वो उससे बात करे तो करे कैसे, यही सोचती रहती है। इतने में मालिनी नितिन से बात करना शुरू कर देती है और नितिन को रुचि से इंट्रोड्यूस करवाती है। नितिन रुचि से कहता है, हाय, आई एम नितिन। हेलो, रुचि है। काफी अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। वैसे आप काफी अलग हो। अलग तो आप हो सबसे, मैंने आप जैसी लड़की कभी नहीं देखी आज तक। सच में? वैसे आप कहीं ये सब कुछ सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और वैसे भी फ्लर्ट करने के लिए बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएंगी, लेकिन प्यार करने के लिए आपसे अच्छी कोई नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसी बात है क्या? रुचि और नितिन को बात करते देख मालिनी बहुत खुश होती है और वो रुचि को साइड में ले जाती है और कहती है, अच्छा रुचि सुन, तूने एक बात नोटिस करी क्या? अरे कौन सी बात? अरे पागल, यही कि तू जब से नितिन से मिली है तब से तूने एक भी बार गुस्सा नहीं किया। कमाल ही हो गया यार ये तो। हाँ यार, ये तो तूने एकदम सही कहा। मुझे तो इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मैं गुस्सा ही नहीं कर रही जब से मैं उनसे मिली हूँ। इसके बाद वो सब मिलकर मनाली घूमते हैं।
और रुचि और नितिन के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर वो लोग दिल्ली वापस आते हैं, एक दूसरे को अपने घर वालों से मिलवाते हैं और घर वालों की रजामंदी से वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब रुचि अपने ससुराल में सब चीजें संभालने लगती हैं, लेकिन उसकी गुस्सा करने वाली आदत अभी तक जाती ही नहीं है। वो अलग बात है कि जब वो नितिन के साथ होती है तो ना जाने उसका गुस्सा कहाँ गायब हो जाता है। एक दिन ऐसे ही उसकी सास उससे कहती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास जूस बना दे। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हाथ और पैर भी दबा दियो। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी जो इतना ऑर्डर चलाई जा रही है? जी माँ जी, मैं सब कर दूंगी। और कोई सेवा मेरे लिए? नहीं बहू, अभी तो बस यही है, बाकी काम मैं बाद में बताती हूँ। अबे पागल बुढ़िया, मैं क्या तुझे इस घर की नौकरानी लगती हूँ जो इस तरीके से तू मुझ पर हुक्म चलाए जा रही है? अब एक काम और बताए ना तो देख लियो, मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। अरे बहू, ये तू क्या कह रही है और मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है? और कैसे बात करे तुझसे? तेरी आरती उतारू क्या, या तो कहे कि प्रधानमंत्री लग रही है जो तुझे इज्जत दूं? लगता है इसमें कोई भूत घुस गया है, नहीं तो ये कभी ऐसे तो बात नहीं करती थी। अबे चल, भूत घुसे तेरे अंदर, मुझे तो वैसे ही देखकर भाग जाएगा वो। बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे इससे। लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया। माँ जी रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए एक बार। कामिनी रुचि की ये हरकत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर कामिनी नितिन को सब कुछ बताती है। बेटा, ये तू किसको अपनी बीवी बना कर ले आया घर में? आप ये सब क्या बोल रही हैं माँ? आपको पता भी है रुचि कितनी अच्छी लड़की है। मुझे भी यही लगता था बेटा, पर आज इस नागन ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब ये है कि उसने आज सारी हदें पार कर दी। आप मुझे खुलकर बताएंगी कि क्या हुआ है आखिर? और फिर नितिन रुचि को बुलाता है और उससे पूछता है, रुचि, माँ ने मुझे बताया कि आज तुमने उनके साथ बदतमीजी की है, क्या ये सच है? नहीं नितिन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे तो पता भी नहीं कि माँ जी किस बारे में बात कर रही हैं। पक्का ना? तुम्हें कुछ नहीं पता? जी नितिन जी, बिल्कुल पक्का। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप क्यों मेरी और रुचि के बीच में दरार डालना चाहती हैं? पर बेटा, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही है तेरी ये नागन बीवी। हाँ माँ जी, आपको ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती क्या? आप ये सब करते हुए अच्छी लग रही हैं, बताइए क्या मुझे? अरे पापन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, कर तो आप रही हैं, यहाँ पर खड़े होके तमाशा कर रही हैं। अब बस बहुत हो गया, अब कोई इस बारे में बहस नहीं करेगा। और माँ, आप ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। इसके बाद रुचि कामिनी से अकेले में बात करती है और उससे कहती है कि देख लिया माँ जी आपने मेरे खिलाफ जाने का नतीजा, क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? अरे भगवान देख रहा है, क्यों कर रही है तू ऐसा मेरे साथ? वैसे मुझे ये सब कुछ करने का ना कोई शौक नहीं है, पर आपने ही मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने पर, तो मैं क्या करूं? हाय, मैंने मजबूर कर दिया? अरे बहू, मैंने क्या किया? आप खुद तो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हैं, इसलिए मेरा दिमाग खराब हुआ और मैंने कर दिया। तो ये बात है, तू मुझे पहले ही बोल देती ऐसी बात थी तो मैं तुझे कुछ कहती ही नहीं। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और रुचि का गुस्सा भी दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, जिससे कामिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर वो कुछ कर ही नहीं सकती थी क्योंकि नितिन उसकी बात का एतबार ही नहीं करता। तो वो एक दिन
अपने फोन पे सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है, जो भी रुचि उससे कहती है, और वो नितिन को सुना देती है। फिर नितिन रुचि से कहता है, ये सब क्या है? रुचि, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए नितिन जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं, माँ जी मुझे इतना सारा काम बता देती थी कि मैं पागल हो जाती थी और मेरे गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता था। प्लीज नितिन जी मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तुम्हें इसकी सजा तो देनी चाहिए, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा। पर मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद बेफालतू में गुस्सा नहीं करोगी, और माँ पर तो बिल्कुल नहीं। जी नितिन जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। इसके बाद रुचि का गुस्सा ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे उसकी ये गुस्सैल आदत खत्म हो जाती है और वो अपनों की इज्जत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सब ठीक होने लगता है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। आयशा एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। वो अपने अब्बू लियाकत खान और अम्मी नुपुर के साथ अहमदाबाद में रहा करती थी। आयशा बचपन में जब अपनी नानी के घर जाया करती थी तो वहाँ उसकी मुलाकात आरिफ नाम के लड़के से हुई, जो वहीं पास में ही रहा करता था, और वो दोनों साथ में ही पले बड़े थे। जिसके बाद उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और दोनों परिवार वालों की रजामंदी से उन्होंने निकाह कर लिया था। निकाह के कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक दिन अचानक आयशा आरिफ को फोन पर किसी से बात करते सुनती है और उसके बाद आयशा को ये पता चलता है कि आरिफ किसी और लड़की से प्यार करता है। कुछ ही समय बाद आरिफ आयशा से पैसों की डिमांड करने लगता है और कहता है, आयशा, अपने अब्बू से कह देना कि हमें 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन आपको इतने रुपए चाहिए क्यों? और वैसे भी मेरे अब्बू कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ये तो बस वही जाने। आयशा आरिफ को कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और जब आरिफ को पैसे नहीं मिलते तो वो आयशा को उसके अम्मी अब्बू के घर छोड़ आता है और बिना पैसों के लौटने को भी मना करता है। तो वहीं आयशा के अम्मी अब्बू अपनी बेटी का घर और उसका रिश्ता बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं और उसे वापस उसके ससुराल भेज देते हैं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और एक दिन जब दोबारा आरिफ आयशा से पैसों की डिमांड करता है तब आयशा, अपने अब्बू से कहना कि हमें 1 लाख की जरूरत है, जल्दी भेज देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही तो अब्बू ने आपको इतने पैसे दिए थे, अब दोबारा से? अरे मुझे इन सब से लेना देना नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए। नहीं, इस बार आपकी कोई बात नहीं मानूंगी मैं। मेरे अब्बू पहले ही इतने पैसे दे चुके हैं आपको और अब उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने पहले ही आपके लिए बहुत कुछ किया है और अगर आपको पैसे चाहिए तो आप अपने अब्बू से लीजिए। आयशा की ये सारी बातें सुनने के बाद आरिफ को बहुत गुस्सा आता है और वो आयशा पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो लोग उसे काफी दिन तक खाना नहीं देते थे, उसे मारते थे, पीटते थे और जब वो अपने अम्मी अब्बू को कांटेक्ट करती थी तो उसका फोन तक छीन लेते थे। कुछ दिन तक अत्याचार सहने के बाद किसी तरह आयशा अपने पड़ोसी के घर जाकर अपने अम्मी अब्बू को अपनी हालत के बारे में सब बताती है। अब्बू, अब्बू, अम्मी, वो आरिफ मेरे साथ। आयशा बेटी, क्या हुआ? अब्बू आरिफ और उसके अम्मी अब्बू मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे कमरे में बंद करके रखते हैं। बेटा तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना, सब ठीक कर देंगे। एक दिन आरिफ को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। इसी बीच आयशा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन इस सब से भी आरिफ का दिल नहीं पिघला और उसने अपना अत्याचार जारी रखा, जिसकी वजह से आयशा का मिसकैरेज हो गया। जब आयशा के लिए
बर्दाश्त की हद पार हो गई तो उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, जिससे चीजें और ज्यादा बिगड़ गई। वो लोग पहले से भी ज्यादा आयशा को टॉर्चर करते, साथ ही एक बार फिर उससे पैसों की डिमांड करते हुए आरिफ कहता है, मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नहीं है मेरे अब्बू के पास पैसे, और आप खुद भी तो कमाते हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, उनका किराया आता है, आप अपने अब्बू से क्यों नहीं ले लेते पैसे? अगर पैसे ला सकती हो तभी इस घर में रह सकती हो, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। तो ठीक है फिर, मुझे भी ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ अम्मी अब्बू के पास। इतना कहकर आयशा अपने मायके लौट जाती है और लंबे समय तक आरिफ का इंतजार करती है और उसका एक जवाब नहीं आता। इस सब में 1 साल निकल जाता है और आयशा अहमदाबाद में ही एक बैंक में नौकरी करना शुरू कर देती है, साथ ही अपने आगे की पढ़ाई की भी शुरुआत करती है। इतना ही नहीं, वो बार बार आरिफ को फोन करती, इस उम्मीद में कि शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। और एक दिन बैंक से निकलने के बाद वो सीधे साबरमती रिवर फ्रंट पर चली जाती है और आरिफ को फोन करती है। आरिफ, मैं थक गई हूँ इन सब से, आखिर कब तक यही सब चलता रहेगा? देख, दिमाग तो खराब कर मत, कुछ काम की बात करनी है तो बता। प्लीज आरिफ, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तुझे मरना है तो मर, और वहाँ मुझे अपना एक वीडियो बनाकर जरूर भेज देना। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। आरिफ का फोन काटने के बाद आयशा नदी के किनारे अपना एक वीडियो बनाती है, जिसमें वो कहती है, मैं 23 साल की आयशा आरिफ खान हूँ और आज मैं जो भी करने जा रही हूँ वो अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और मेरे डियर डैड, प्लीज केस वापस ले लीजिए। आखिर कब तक हम अपनों से यूं ही लड़ते रहेंगे? हम प्यार करते हैं आरिफ से, उन्हें परेशान थोड़ी ना करेंगे। और अब मैं सुकून से अल्लाह से मिलूंगी और पूछूंगी आखिर कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में और मुझ में, और अब कभी भी मुझे इन इंसानों की शक्ल ना दिखाए। पर मैं खुश हूँ आज के दिन, और मैं चाहती हूँ कि ये प्यारी सी नदी आज मुझे खुद में संभाले। अपना ये वीडियो बनाने के बाद आयशा इसे आरिफ को भेज देती है और सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू को कॉल करती है। अम्मी अब्बू, कहाँ है बेटा? रिवर फ्रंट के पास। अच्छा, मैं अभी मोन्टू को भेज रहा हूँ, तू वहीं रुक। सुनो आयशा, सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना अब्बू, मैं थक गई हूँ। मुझे बस पानी में कूदना है और कुछ नहीं। बेटा, तूने मेरी आज तक सारी बात मानी है, तो इस बार भी मान लेना बेटा, ऐसा कुछ मत करना और घर वापस आ जा। अपने अब्बू की ऐसी बातें सुनने के बाद आयशा बहुत दुखी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचती है तो उसकी आंखों के सामने अपने ऊपर हुए अत्याचार और उसके अम्मी अब्बू का मासूम चेहरा आ जाता है और उसकी मुस्कुराहट आती है और वो अपने कदम पीछे खींच लेती है। कुछ समय बाद जब उसके अम्मी अब्बू वहाँ पहुँचते हैं तो उसे सही सलामत देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और साथ ही वो लोग उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तू बस अपने बारे में सोच, अब कितनी बहादुर है तू। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और उस आरिफ को सजा दिलवा, ताकि आने वाले कल में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा करे तो उसे अंजाम का भी पता हो। हाँ अब्बू, आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया अब्बू, क्योंकि अगर आज आप लोग ना होते तो पता नहीं मैं खुद के साथ क्या कर बैठती। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कुछ समय बाद पुलिस की मदद से आरिफ को उसके परिवार वालों के साथ गिरफ्तार करवा लिया जाता है और इतना सब होने के बाद आखिरकार आयशा को सुकून की जिंदगी जीने का मौका मिलता है। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत और एक एनजीओ ज्वाइन करती है
जहां वो अपनी जैसी औरतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है और उन्हें इंसाफ दिलवाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आयशा की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसके ऊपर इसी तरीके से अत्याचार होता हो और वो इतने जुल्म सहती हो? तो दोस्तों, उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए और उसे समझाइए कि जान लेना किसी के लिए सही नहीं होता और उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलता। और इसी के साथ हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।